हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक कवर किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का, वो था रूट सिस्टम, जिसमें हमने अलग अलग टाइप की रूट्स पढ़ी थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ शूट सिस्टम। शूट सिस्टम पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि वो सारे पार्ट्स प्लांट के जो कि अबव द ग्राउंड मिलेंगे उन सबको मिला के हम कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में सबसे पहला पार्ट हम जो कवर करेंगे दैट विल बी स्टेम। स्टेम के बाद बेटा लीव कवर करेंगे, लीव के बाद कवर करेंगे फ्लावर, फ्लावर के बाद कवर करेंगे फ्रूट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि स्टेम को पहचानने का सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि स्टेम के ऊपर आपको क्या दिखती हैं बेटा, नोड्स। तो स्टेम के ऊपर आपको दिखेंगी नोड्स, और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ है कि नोड और इंटरनोड क्या होता है, कि दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और आपको अगर ये डाउट है कि नोड क्या होता है, तो जिस भी पॉइंट से प्लांट्स के अंदर स्टेम में फ्लावर आएगा, या फिर क्या आएगी, लीफ आएगी, या फिर क्या आएगा, ब्रांच आएगी, उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, नोड। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इंटरनोड। ठीक है, इसी के साथ हम एक टॉपिक और है बड, वो भी कवर करेंगे। बड क्या होता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है बेटा शूट सिस्टम का, उसको स्टार्ट करते हैं, स्टेम। उससे पहले एक बार ही देख लेते हैं हम फटाफट से कि टाइप ऑफ शूट कितने टाइप की होती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शूट। तो टाइप्स ऑफ शूट को हम जनरली तीन बेसिक टाइप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है कंडेंस शूट, दूसरा है वेजिटेटिव शूट, और तीसरा है रिप्रोडक्टिव शूट। तीनों में डिफरेंस क्या है। जो कंडेंस शूट है उस वो होता है बड, वेजिटेटिव शूट लीफ को कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव शूट किसको कहते हैं, फ्लावर को। रिप्रोडक्टिव शूट तो नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है प्लांट को। तो फ्लावर वही पार्ट है बेटा जिसके पास सेक्स ऑर्गन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, राइट। और इसके पास होते हैं ना एंथर और आपका क्या, पिस्टिल। तो ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो फ्लावर के पास होते हैं। तो फ्लावर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव शूट। और शूट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अबव द ग्राउंड आता है। तो अबव द ग्राउंड आ रहा है इसलिए शूट, और क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है तो रिप्रोडक्टिव शूट। व्हाट इज वेजिटेटिव शूट, वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेटिव टर्म बेटा आप पहली बार नहीं सुन रहे हो अपनी बायोलॉजी में, बहुत बार सुनोगे। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट या कंट्रास्ट टर्म आप मान सकते हो। रिप्रोडक्टिव मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले, वेजिटेटिव मतलब जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ना ले। ग्रोथ में तो हेल्प करेगा लेकिन रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेगा। लीफ इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव शूट। लीफ रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, वेजिटेटिव शूट। लीफ का बेसिक फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, राइट। तो फोटोसिंथेसिस बेसिक फंक्शन है किसका, लीफ का। तीसरा हो गया आपका क्या, कंडेंस शूट विच इज बड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंस शूट, अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप याद कर लो 2 मिनट के लिए कि कंडेंस शूट किसको बोला जाता है, बड को। तो शूट के 3 टाइप हो गए, कंडेंस शूट बोलेंगे बड को, रिप्रोडक्टिव शूट बोलेंगे फ्लावर को, और वेजिटेटिव शूट बोलेंगे किसको, लीफ को। ठीक है, तो छोटी सी चीज है, फटाफट नोट कर लो नोट्स के अंदर। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या रहेगा बेटा, बड। बड की डेफिनेशन क्या है, बड की डेफिनेशन है अ कॉम्पैक्ट अंडर डेवलप्ड शूट। ठीक है, मतलब ये शूट सिस्टम पे बनेगी और कॉम्पैक्ट अंडर डेवलप्ड है। क्यों बोलते हैं इसको कंडेंस शूट, अभी ऊपर वाली स्लाइड के अंदर हमने देखा कि इसको कंडेंस्ड शूट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कंडेंस्ड शूट। अगर आपका ये डाउट है कि सर इसको कंडेंस शूट क्यों बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। तो आप देखो बेटा क्या हो, अगर ये नोड्स हो गए और नोड्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, नोड्स के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनोड। ये इंटरनोड हो गया, ये भी इंटरनोड हो गया। आप एक बात कंसिडर करो कि लेट से ये जो इंटरनोड है, ठीक है, ये बिल्कुल डिमिनिश, खत्म हो जाए, तो क्या होगा, तो नोड के ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, नोड के ऊपर आपको नोड चढ़ती हुई दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि नोड के ऊपर नोड कंडेंस हो गई है, एक जगह पे कॉम्पैक्ट हो गई है। इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बड। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर नोड के ऊपर नोड आती रहे और इंटरनोड आई ही ना, या इंटरनोड बहुत ही ज्यादा क्या हो जाए, कंडेंस हो जाए, खत्म हो जाए, डिमिनिश हो जाए, तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है बन के, आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं बड। ठीक है, तो बड है ये, आउट ग्रोथ बेसिकली। सो बड के लिए जनरली हम छोटी क्लासेस से ये बात याद करते आए हैं कि अन आउट ग्रोथ इज कॉल्ड एज व्हाट, बड। तो आउट ग्रोथ को बड बोला जाता है बेटा। ठीक है, और आप देखोगे अगर डायग्राम के अंदर तो आपको साफ साफ दिखेगा यहां पर, दिस इज अ बड। ये भी दिखेगा आपको, दिस इज अ बड। और आप गौर से देखोगे यहां पर तो आपको कंडेंस हुई भी दिखेंगी बेटा क्या,
नोड्स। तो नोड्स एक जगह पे कंडेंस हो जाती है, जिसके बाद क्या बनता है, बड। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि चलो सर ये तो समझ में आ गया कि बड कैसे बनता है, कि एक स्टेम के ऊपर नोड पे नोड आ जाती है, इंटरनोड लगभग खत्म हो जाती है, तो उसको कहते हैं कंडेंस्ड शूट, इसीलिए कंडेंस शूट को बड बोला जाता है। तो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना, कंडेंस शूट बनी, उसको बड बोलते हैं। ठीक है, अब बड के टाइप्स क्या क्या होते हैं सर वो बताओ। तो बड के टाइप कौन कौन से होते हैं जरा देखो। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, मैंने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के बेसिस पे बड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर बड टिप पे आ रहा है, यहां पे डायग्राम देखो आप जरा, अगर बड टिप पे आ रहा है तो ऐसे बड को हम कहते हैं टर्मिनल बड या फिर एपिकल बड। ठीक है, सो व्हाट आर टर्मिनल एंड एपिकल बर्ड्स। टर्मिनल बर्ड वो जो कि टिप पे आ जाए तो टर्मिनल बर्ड बोलेंगे। व्हाट आर लेटरल या एक्सिलरी बर्ड, तो लेटरल बर्ड बेटा इसको बोलते हैं जो लीफ के कोने पे आए, जो साइड में आए बेसिकली। तो जो टिप पे आ जाए वो एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड, और जो साइड में आए बर्ड दैट इज योर लेटरल बर्ड। लेटरल को एक्सिलरी पे बोलते हैं बेटा, लीफ और स्टेम के इस रीजन को हम एक्सिल बोलते हैं। तो यहां पे जो आपको बर्ड दिखेगा दैट इज एक्सिलरी बर्ड ऑल्सो। तो अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है सिर्फ कि टिप पे बर्ड आ रहा है तो टर्मिनल बर्ड, और साइड में बर्ड आ रहा है तो लेटरल बर्ड। सो दिस इज टाइप ऑफ बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन। ठीक है, तो हमने पहले देखा बर्ड क्या है, तो दोबारा याद करो, बर्ड इज अ कंडेंस शूट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं नोड्स, और नोड्स आके एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं, और ये बन गया बर्ड। ठीक है, बर्ड का फंक्शन क्या अभी तक नहीं बताया मैंने, अभी पता चलेगा आपको थोड़ी देर में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बर्ड। नेक्स्ट, टाइप ऑफ बर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फेट। ठीक है, फेट मतलब काम क्या कर रहा है बर्ड, उस बेसिस पे बर्ड के कितने टाइप हो सकते हैं। तो पहला जो टाइप आएगा बर्ड का दैट इज वेजिटेटिव बर्ड। अभी अभी बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव। वेजिटेटिव बर्ड मतलब क्या हो गया, वो बर्ड जो ऐसा कोई पार्ट बनाए जो फ्लावर ना हो, मतलब ऐसा कोई पार्ट बनाए जो पार्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प ना करे, जैसे कि लीफ बनाने वाले बर्ड, लीफ बर्ड। ठीक है, तो बेटा जो लीफ आती है ना वो भी बर्ड की तरह ही आती है। कहने का मतलब है ये हो गई आपकी स्टेम, तो स्टेम के ऊपर बर्ड बनेगा, इस बर्ड से फिर बाद में जाके क्या बनती है आपकी लीफ बनती है, या लीफ के कोने पे भी एक बर्ड होता है उसको भी लीफ बर्ड बोलते हैं। जब लीफ गिरती है तो ये बर्ड जो है वो क्या करेगा, ग्रो करके नई लीफ बना के देगा आपके लिए। ठीक है, तो लीफ बर्ड को वेजिटेटिव बर्ड भी बोला जाता है। और दूसरा फ्लोरल बर्ड, सिंपल सी बात, फ्लोरल बर्ड क्या करेगा, फ्लोरल बर्ड विल प्रोड्यूस व्हाट, फ्लावर। सिंपल, फ्लोरल बर्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर, और वेजिटेटिव बर्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, लीफ को। ठीक है, तो फ्लावर के अलावा कोई और दूसरी चीज बन रही है, ठीक है, तो उस सारे बर्ड को हम वेजिटेटिव बर्ड्स में काउंट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फेट देख लिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन देख लिया हमने, ये देख लिया कि बर्ड होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, डेफिनेशन देख ली, और क्यों यहां पर हम सबसे पहले बर्ड को उठा रहे हैं, क्योंकि बर्ड इज अ टाइप ऑफ शूट, शूट का पार्ट है बेटा बर्ड, याद रखना है। ठीक है, अब हम शूट में सबसे पहला टॉपिक जो कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, तो वो हम कवर करेंगे किसको बेटा, स्टेम को। तो स्टेम इज अ टाइप ऑफ शूट। स्टेम क्या है, शूट है। स्टेम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर आप यंग स्टेम लेते हो, कैसी स्टेम लेते हो, यंग प्लांट की स्टेम लेते हो, तो उसका कलर होता है ग्रीन, याद रखना है आपको। तो यंग प्लांट की स्टेम का कलर क्या रहेगा, ग्रीन। लेकिन अगर एक बार ही प्लांट मैच्योर हो गया, मतलब वो ट्री बन गया, ठीक है, या फिर उसमें ग्रोथ हो गई है, तो स्टेम का कलर जो है वो बेटा क्या हो जाता है, ब्राउन कलर, वुडी हो जाती है स्टेम। अब स्टेम की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, या असेंडिंग पार्ट है, ऊपर की तरफ ग्रो करने वाला पार्ट है जनरली, जिसके ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब प्रेजेंट होंगे। एंड इट डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली क्लास में आपको याद आ रहा है कि मैंने बताया था कि जब सीड जर्मिनेट करता है, जब एक सीड जर्मिनेट करता है तो उससे दो ब्रांचेस निकलती हैं। जो शूट सिस्टम बनाए उस ब्रांच को क्या बोला जाता है, उस ब्रांच को बोला जाता है प्लूम्यूल। ठीक है, और जो रूट सिस्टम बनाए उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था, बट ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड। स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, नोड और इंटरनोड। इनफैक्ट अगर आपको मॉर्फोलॉजिकली कभी कंफ्यूजन लगे
कि सर पता नहीं लग रहा है कि ये स्टेम है या रूट है, ये स्ट्रक्चर देख के नहीं बता पा रहे हैं। जैसे जनरली पोटैटो और स्वीट पोटैटो में हम कंफ्यूज होते हैं। तो स्वीट पोटैटो पे कोई भी नोड और इंटरनोड नहीं होती है, नोड और इंटरनोड जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो स्वीट पोटैटो क्या हो गई, रूट हो गई। और पोटैटो क्या होता है बेटा, स्टेम होता है। अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी अगली स्लाइड, कुछ स्लाइड्स में हम ये बात सीखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड। जहां पे लीफ आती है उस रीजन को क्या बोलते हैं, नोड। एंड द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड एज इंटरनोड। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से उठाई हैं, कहीं से नहीं उठाई हैं। ये इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि वो मल्टीपल करेक्ट या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब हमारे आते हैं कि विच हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम? तो द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग ब्रांचेस बियरिंग लीव्स। तो मेन फंक्शन है स्टेम का कि वो लीव्स कंटेनिंग ब्रांचेस को स्प्रेड करे, और जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा बेटा उतना ज्यादा लीव को आने के लिए सरफेस एरिया मिल पाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, प्लांट की बढ़ जाएगी। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है। बियरिंग लीफ फ्लावर भी होते हैं और फ्रूट भी होते हैं। इट ऑल्सो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल भी कंडक्ट करता है और फूड भी कंडक्ट करता है। वाटर एंड मिनरल कैसे कंडक्ट कर रहा है बेटा? विद द हेल्प ऑफ जाइलम, राइट। जाइलम जो होता है वो एक टाइप का वैस्कुलर टिश्यू है जो कि आपके स्टेम से रन करेगा, और आपके रूट से वाटर और मिनरल को जाइलम कहां कैरी करता है, आपके कहां पे, लीव्स के पास। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट के पास। उसके बाद फ्रॉम रूट टू द लीफ बता रहे हैं कि वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस का वो लीव से लेकर बाकी पार्ट को क्या करेगा, ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट उसको ट्रांसफर करेगा। जो कि किसके थ्रू होता है बेटा? ये होता है थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम के थ्रू, राइट, कि फ्लोएम ही है जो कि क्या करती है, फूड मटेरियल कैरी करती है प्लांट के अंदर। ठीक है, उसके बाद सम स्टेम परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस लाइक स्टोरेज। कुछ स्टेम्स, दोबारा समझना, कुछ स्टेम्स, ये हो गई मॉडिफिकेशंस, स्टेम की मॉडिफिकेशंस। हम मॉडिफिकेशंस के बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं अभी। हालांकि वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो एग्जांपल मैं प्योरली आपको सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि उनमें से कुछ एग्जांपल का जिक्र आपके 12th क्लास इवोल्यूशन चैप्टर में हुआ है। वहाँ पे एक टॉपिक आता है बेटा, एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन। उसके अंदर यहाँ के कुछ एग्जाम्पल्स का जिक्र है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप एक बार ही समझ लोगे। और मैं इसीलिए आपको पहले बता देता हूँ हमेशा कि ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, कि आपको पूरी फ्रीडम है मेरी तरफ से कि अगर वो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हुए टॉपिक नहीं मिल रहा है फिलहाल के लिए, तो आप उसको याद करने का अपने दिमाग पे प्रेशर मत लो। बिल्कुल समझो चीज़ों को, ठीक है, बिल्कुल समझो। उसके बाद उसको रटने का, उसके एग्जाम्पल्स को याद करने का दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है बेटा। सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं हम, वो याद करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको स्पेशली वहां पे बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको एज इट इज उसको अपने नोट्स में मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे कि आप जब भी कोई एंट्रेंस देने जा रहे हो, जब भी अपना एग्जाम देने जा रहे हो, वो एक क्वेश्चन आपको एज इट इज अपने क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, क्वेश्चन पेपर में दिखेगा। वेदर इट इज नीट, वेदर इट इज सीबीएसई एग्जामिनेशन, आपका स्कूल का कोई एग्जाम है या फिर आपका यूनिट टेस्ट है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट का काम भी करता है, प्रोटेक्शन का काम भी करता है, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम भी करता है स्टेम। तो ये सारे के सारे स्टेम की मॉडिफिकेशंस हैं, स्टेम के अदर फंक्शंस हैं बेटा, कि स्टेम ब्रांचेस को स्प्रेड करने के अलावा और भी काम करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं इसी टॉपिक की बात कर रहा था आपसे, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एक टाइम पे ही आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th में भी था, एनसीईआरटी क्लास 12th के पहले चैप्टर में भी था, एनसीईआरटी क्लास 12th का पहला चैप्टर भी कट चुका है, और एनसीईआरटी क्लास 11th मॉर्फोलॉजी में से भी ये टॉपिक वो हटा चुके हैं। इसलिए इस टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पढ़ना है कि वहाँ पे जब इवोल्यूशन में इसका जिक्र होगा, ठीक है, वहाँ भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, जिक्र होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टॉपिक को समझो, अपने नोट्स में लिख कर रख लो। जब एमसीक्यूज आएंगे तो एमसीक्यूज में यहाँ पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। ठीक है, मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में भर भर के आते थे यहाँ से सवाल, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता था। अब वो एनसीईआरटी में नहीं है तो बात अलग है। चलो देखते हैं हम जरा। जैसे कि हमने रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर, अब हम स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम मतलब ऐसी स्टेम जो कि जमीन के नीचे मिले। तो सर उसको स्टेम क्यों बोल रहे हैं, रूट क्यों नहीं बोल दे रहे हैं? तो फिर से वही बात, ऐसा कोई भी पार्ट जिसपे नोड्स और इंटरनोड्स दिखेंगे उसको हम मॉर्फोलॉजिकली क्या डिफाइन करते हैं, उसको हम स्टेम बोलते हैं। तो बेशक ही जमीन के नीचे दिख रहा है, लेकिन अभी आप नोटिस करोगे इन पे नोड्स और इंटरनोड्स दिखते हैं, इन पे लीव्स आ सकती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, अंडरग्राउंड स्टेम।
ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहला एग्जाम्पल है ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल बेटा पोटैटो, आलू। ठीक है, मेरा फेवरेट आलू। देखते हैं बेटा, आलू की जब हम बात करेंगे तो आलू को देखोगे ध्यान से अगर, तो आलू पे ऐसे ऐसे डिप्रेशन बने होते हैं, इनको बोला जाता है आई ऑफ पोटैटो। ये आई एक्चुअल में क्या है, नोड। तो ये आई ही नोड है बेटा। और इस नोड से अगर आप आलू किसी दिन छोड़ दो ज़्यादा टाइम तक कभी, तो आप देखोगे कि यहाँ नोड से आलू के ऊपर छोटे छोटे बर्ड आने लग रहे हैं। आप खुद सोचो, जो बर्ड आ रहे हैं वो बर्ड किस स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो बर्ड आते हैं नोड्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आई ऑफ पोटैटो है, ये है आपका क्या, ये है आपका नोड। और इनके बीच के डिस्टेंस को आप इंटर नोड भी कह सकते हो। और आलू जमीन के अंदर मिलता है, लेकिन पोटैटो इज अ स्टेम, यही मैं बता रहा हूँ। तो कॉमनली अगर आपसे पूछेगा कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो, यही इवोल्यूशन में जब 12th क्लास में आप पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है वहां पर पोटैटो और स्वीट पोटैटो को कंपैरिजन करने में आता है कि ये होमोलोगस ऑर्गन है कि एनालोगस ऑर्गन है। अब होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, ऑब्वियसली अभी आपको नहीं पता है, जब इवोल्यूशन पढ़ोगे तो यू विल फील कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अभी फिलहाल के लिए इसको लिख लो। नेक्स्ट क्या हो गया बेटा, राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल होता है जिंजर। अगर आप जिंजर देखोगे तो जिंजर एक स्टेम है बेटा, जिसके ऊपर आपको, जिंजर के ऊपर रैंडम शेप होती है जिंजर की भी, जिंजर के ऊपर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। गौर से देखना, जिंजर के अलावा आप में से किसी ने अगर कच्ची हल्दी देखी है बेटा, कच्ची हल्दी नहीं देखी तो जरूर देखना, मार्केट में मिलती है, सब्जी मंडी जाके चेक करना। टर्मरिक, टर्मरिक, टर्मरिक भी एग्जाम्पल हो गया बेटा किसका, राइजोम का। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर नोड्स। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके नोड्स हो गए, मैंने मेंशन भी किया हुआ है। थर्ड इज बल्ब। बल्ब जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बताने की भी जरूरत नहीं है, अनियन और गार्लिक। बेटा अनियन और गार्लिक जो है अंडरग्राउंड स्टेम दिखती है उनके अंदर। अब आप ये मत समझना कि पूरा का पूरा प्याज जो है ये स्टेम है। ऑब्वियसली प्याज में जो आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये लीव्स हैं। ये क्या है, लीव्स। तो आप खुद बताओ लीफ कहाँ से आती है, तो लीफ आती है स्टेम से। तो ये है बेटा अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, ये है अंडरग्राउंड स्टेम, राइट, मेंशन कर देता हूँ। ये है क्या, अंडरग्राउंड स्टेम, जिसके ऊपर नोड्स प्रेजेंट है, जिससे लीफ आती है और लीफ के ऊपर लीफ चढ़ी हुई होती है। इसलिए आप जब भी प्याज काटते होगे, आप देखते होगे कि एक पत्ती उतारी, दूसरी खोली, तीसरी खोली, तो एट द एंड कुछ बचा ही नहीं, एक छोटा सा बड बचता है बस प्याज के अंदर। ठीक है, तो प्याज की जो स्टेम है वो ये है अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, इसलिए प्याज जमीन के अंदर मिलता है आपको हमेशा। गार्लिक का भी सेम केस है। तो रटना नहीं है, बल्ब जैसा दिख रहा है, तो अनियन और गार्लिक इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं किसके ऊपर बेटा, सब एरियल के ऊपर। सब एरियल में मैंने अगले अगले स्लाइड के ऊपर क्या किया है, एग्जाम्पल्स लिए हैं डायग्राम के साथ। बट अभी फिलहाल के लिए समझने की कोशिश करते हैं। रनर, रनर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बेटा साइनोडॉन ग्रास, दूब ग्रास या घास बोलते हैं इसको। अगर आप घास का एग्जाम्पल देखोगे तो ये एग्जाम्पल में क्या शो किया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप देखो बेटा, ये हो गई सॉइल। तो जो घास की स्टेम है ना बेटा, वो सॉइल के नीचे रन करती है, ऐसे ऐसे। ये हो गई सॉइल, वो सॉइल के नीचे रन कर रही है। और अगर ये स्टेम है तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे नोट्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको ये जो नोट्स दिख रहे हैं, इनमें से जो भी नोट सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपके पास क्या आ जाएंगी, ऊपर की तरफ आ जाएंगी लीव्स, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगी, रूट। ठीक है, ऐसे ही ग्रास होती है। इसीलिए आप कभी ग्रास को पकड़ के खींचना एक साथ, तो ग्रास एक मैट की तरह आपके हाथ में आएगी। क्यों आएगी मैट की तरह हाथ में, क्योंकि इसकी जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो आपस में अलग अलग ग्रास के प्लांट्स को चिपका के रखती है, तोड़ के चिपकाएगी। तो अगर आप घास तोड़ने की कोशिश करोगे उसको ऐसे मुट्ठी में पकड़ के कि मैं खींच लूँ इसको, तो क्या होगा, एक दो प्लांट नहीं आएंगे, पूरा एज अ मैट पूरा का पूरा ग्रास बाहर आने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेम अंडरग्राउंड है। ठीक है, इस स्टेम को क्या बोला जाता है, रनर। बस अगर आपको रनर समझ में आ गया ना, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आगे आने वाले इसके जितने वैरायटी है वो सब समझ में आ जाएगा। ये इतना आसान है समझने में, इसीलिए मैंने इसको रहने दिया, आपको समझा दिया ये। ठीक है, कि वहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नेक्स्ट, ऑफसेट। ऑफसेट को आप वाटर रनर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वाटर रनर। क्यों बोल रहे हैं ऑफसेट को वाटर रनर, क्योंकि जैसे आपने रनर के अंदर पढ़ा था, सॉइल के नीचे अंडरग्राउंड रन कर रही है, यहां पे सॉइल को हटा के सिर्फ पानी डाल दो, सिर्फ वाटर, बाकी सेम टू सेम कंडीशन क्रिएट कर दो। मतलब ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। अब इन दोनों प्लांट के स्टेम आपको बिल्कुल वैसी ही दिखेगी जैसे रनर दिखती है, बस फर्क ये है वहां पे सॉइल थी और यहां पे वाटर है। सेम यहां पर भी नोड के ऊपर नोड प्रेजेंट होंगे, किस पे, स्टेम के ऊपर। ठीक है, और ये हो गया क्या, वाटर रनर। और इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये एग्जाम्पल आप पढ़ोगे कहाँ पर, इकोलॉजी के अंदर।
ये एग्जाम्पल है बेटा वाटर हाइसिंथ, इसी को आइकॉर्निया भी बोलते हैं, इसी को टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि इसको बंगाल में लगाया गया, इंपोर्ट किया गया बाहर से, क्योंकि इसकी लीव्स ऑर्नामेंटल थी, सजाने लायक थी। ठीक है, तो इसको लगाया गया बंगाल में ऑर्नामेंटल लीव्स की वजह से, लेकिन इसने वहाँ पे हेवॉक क्रिएट कर दिया। ठीक है, हेवॉक मतलब वहाँ पे इसने आतंक ही मचा दिया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसका जो ऑफसेट है, जिसको आप वाटर रनर बोलते हो, ये बहुत तेजी से ग्रो करने में मदद करता है इसको। ठीक है, तो आपने किसी भी लेक में इसको लगाया, एक्वेटिक प्लांट है वाटर हाइसिंथ, नाम से पता चल रहा है, अगर आपने इसको किसी भी लेक में लगा दिया तो ये इतनी तेजी से ग्रो करता है कि ये लेक भर देगा। कुछ ही दिनों के अंदर इसने पूरा का पूरा आपका लेक कवर कर लेना है। तो सर इसमें नुकसान क्या है? नुकसान है, अगर इसने एक बार ही लेक कवर कर लिया तो आप खुद सोचो ये एक्वेटिक प्लांट है क्या? राइट, ये एक्वेटिक प्लांट है। तो अगर ये एक्वेटिक प्लांट है तो ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? तो ये पानी की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करता है। तो अगर ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज कर ले रहा है तो पानी में ऑक्सीजन का कंटेंट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा कम, और उस पानी की जो वाटर बॉडीज होंगी, ठीक है, जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उस पानी के अंदर, फिशेज हैं उस पानी के अंदर, ठीक है, उनकी डेथ होने लग रही है उस लेक के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इसने क्या कर दिया, वहाँ की जो इंडिजिनस स्पीशीज़ है, मतलब जो बंगाल में ऑलरेडी लेक्स के अंदर मिलने वाली स्पीशीज़ थी, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से उन पे खतरा क्रिएट हो गया, इसलिए इसको बोला गया क्या? टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल में लेकर आए। कैसे कंट्रोल में लेकर आए इसको? ये अपने आप में एक स्टोरी है जो आपको कहाँ पढ़नी है, जो आपको पढ़नी है आपकी इकोलॉजी यूनिट के अंदर 12th क्लास में। ठीक है, अगला है बेटा स्टोलॉन। स्टोलॉन बेटा स्ट्रॉबेरी में मिलता है आपको। स्टोलॉन में क्या होता है, ये अगली स्लाइड पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट फिर भी आप यहाँ पे समझ लो। स्टोलॉन में क्या होता है, स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, लेट से ये एक प्लांट है स्ट्रॉबेरी का। यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम से एक स्टेम बाहर की तरफ आएगी, फिर नीचे आर्च डाउन करेगी, एक नया प्लांट बना देगी, फिर यहाँ से एक निकलेगी, एक नया प्लांट बना देगी। ठीक है, स्टोलॉन को एयर रनर भी बोला जाता है। एयर रनर क्यों? क्योंकि जैसे रनर, एक्चुअल रनर सॉइल के अंदर रन करते हैं, ये सॉइल के बाहर रन कर रहे हैं। देखो जरा, वही मैं समझा रहा था, रनर पढ़ लिया तो वाटर रनर समझ में आ गया, अब एयर रनर भी समझ में आ गया कि वो सॉइल के अंदर ऐसे रन कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं? सॉइल के बाहर। तो आपको क्या दिखता है? स्ट्रॉबेरी में दिखता है। राइट, नेक्स्ट इज सकर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सकर? सकर बेटा आपको बनाना और पाइनएप्पल में दिखता है। ठीक है, इसमें क्या दिखता है वो मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर एक्चुअल में स्टेम के नीचे का ही आपका, ये जैसे ये कि एक बनाना का प्लांट है, इसमें स्टेम के नीचे का ही रीजन ग्रो करेगा और ग्रो करके क्या बना देगा? एक और बनाना प्लांट। ठीक है, सिमिलरली एक और बनाना प्लांट। तो जो नए प्लांट्स आ रहे हैं बेटा, इनको बोला जाता है क्या? सकर। इनकी स्टेम को बोला जाता है क्या? सकर। ठीक है, तो होपफुली आपको स्टोलॉन और सकर में फर्क समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्टोलॉन क्या है? रन करता रहता है, सॉरी, रन करता रहता है, जबकि यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे अंडरग्राउंड स्टेम के पार्ट से क्या होगा? निकलेगा बाहर और फिर ग्रो करेगा। तो ये एक बनाना प्लांट, दो बनाना प्लांट, तीन बनाना प्लांट, और ग्रो करेगा, चलता रहेगा। ठीक है, और आपको समझ में आ रही है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। राइट, ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा एरियल स्टेम के ऊपर। एरियल स्टेम में हमको क्या क्या पढ़ना है? एरियल स्टेम के अंदर सबसे पहले पढ़ना है टेंड्रिल। अब ये कुछ टर्म्स हैं जिनको बिल्कुल स्किप नहीं करवा सकता था आपको, बेशक ही ये यहाँ पर आपके काम ना है, यहाँ पर आपको ना पूछे स्टेम के अंदर, लेकिन लीफ के अंदर पूछेगा फिर टेंड्रिल क्या होता है, क्योंकि लीफ भी कभी कभी टेंड्रिल बनाते हैं। थॉर्न क्या होता है, यहाँ पे काम नहीं आएगा तो 12th क्लास इकोलॉजी में काम आएगा। 12th क्लास इकोलॉजी में काम नहीं आया तो आपको इवोल्यूशन में काम आएगा। तो छोटी छोटी टर्म्स है जो कि आपके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगी, इनको नहीं छोड़वा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बेटा क्या हो गया? टेंड्रिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंड्रिल? टेंड्रिल मतलब बेटा स्टेम जो है वो एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेगी, और ये स्पाइरल स्ट्रक्चर क्या करता है? हेल्प करता है क्लाइंब करने में। किसको? प्लांट्स को। कौन से प्लांट को हेल्प करता है? गार्ड फ्रूट्स को। गार्ड फ्रूट्स में क्या आ जाते हैं बेटा आपके? क्यूकम्बर, वाटरमेलन, ये गार्ड फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो टेंड्रिल करता क्या है? ये ऐसा है कुछ कि एक बड़ा सा स्टिक या प्लांट इसके साथ में आप रख दो, तो ऐसी स्टेम जो कि क्या है बेटा, जिनके पास क्या प्रेजेंट होंगे? टेंड्रिल प्रेजेंट होंगे, वो इनकी मदद से चिपकेगी प्लांट से, ट्री से, और स्टेम को ग्रो कराएगी किस डायरेक्शन में? ट्री के अलोंग। इसीलिए ये स्टेम बेटा स्पाइरल क्या करती है? ट्री के ऊपर चढ़ती रहती है। ठीक है, अगर आप में से किसी ने भी ऐसा कोई प्लांट देखा है जो किसी ट्री पे या स्टिक पे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, कोई ऐसा देखा है, तो उसके पास टेंड्रिल जरूर होगा। अगर ये टेंड्रिल नहीं होगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ऊपर की तरफ क्या नहीं कर पाएगा? चढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, अब वो टेंड्रिल स्टेम टेंड्रिल भी हो सकते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो टेंड्रिल कभी कभी लीफ टेंड्रिल भी होते हैं।
ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप ये बात समझो कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपके पास जो स्पाइरल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, दीज आर टेंड्रिल। ये करते क्या है, दीज आर थिग्मोट्रोपिक। ये थिग्मोट्रोपिक होते हैं। थिग्मोट्रोपिक का मतलब हो गया कि टच सेंसिटिव है बेटा। टच सेंसिटिव का मतलब ये है कि जिस भी डायरेक्शन में इन पे पेड़ या ट्री टच होगा, ये उसी डायरेक्शन में क्या करा देंगे, ग्रोथ करा देंगे, और उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करा के स्पाइरल रन कराएंगे। वरना सोचने वाली बात है, प्लांट को कैसे पता चल रहा है कि स्पाइरली रन कर रहा है? ऐसा भी तो कुछ हो सकता था, इमेजिन करो, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये बड़ा सा पेड़ है, प्लांट घूमा, उसके बाद इधर ही निकल गया। कौन है जो कि इसको इधर ही घुमा रहा है बार बार? ठीक है, तो एक्चुअल में वो टेंड्रिल है। ठीक है, जो टच सेंसिटिव होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी ग्रोथ को तो वहीं पर ही रोक देते हैं, बट जो स्टेम है उसको ग्रो करा के ऊपर की तरफ चढ़ाते रहते हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको इतना डिटेल में ये चीज समझनी नहीं थी, बट स्टिल दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला इस थॉर्न। थॉर्न नाम से पता चल रहा है बेटा, कांटों को क्या बोला जाता है, थॉर्न बोला जाता है। ठीक है, तो स्टेम पे अगर आपको कांटे दिख रहे हैं और वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, कांटे जो हैं बेटा लीफ की मॉडिफिकेशन भी होते हैं। ठीक है, यहां पर जिन कांटों की मैं बात कर रहा हूं वो स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो ये कांटे हैं। एग्जाम्पल किस लिए यूज होते होंगे कांटे, सोचो, फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। जो हर्बीवोरस प्लांट है उनसे प्रोटेक्शन के लिए प्लांट की सरफेस पे कांटे प्रेजेंट होंगे। सिट्रस बेटा, सिट्रस लेमन वगैरह हो गया आपका, ऑरेंज हो गया, इन प्लांट्स में आपको कांटे दिखते हैं। बोगेनविलिया, इसके ऊपर क्या दिखते हैं बेटा आपको, कांटे दिखते हैं। उसके अलावा बेटा फाइलोक्लैड। फाइलोक्लैड एक इंटरेस्टिंग टर्म है, ये भी आप पढ़ लो यहाँ पर, ये भी काम आएगी पक्का आगे जाके आपको। ठीक है, फाइलोक्लैड जो हो गया, ये एक ऐसी स्टेम है विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। आप में से कुछ बच्चों ने अब तक एग्जाम्पल भी सोच लिया होगा। सोचो कोई ऐसा प्लांट है जिसकी स्टेम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है, सोचो। नीचे एग्जाम्पल पढ़ ही लिया होगा वैसे, कैक्टस। ठीक है, जो कैक्टस है बेटा, इसकी स्टेम फोटोसिंथेसिस कर सकती है, और इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है पीछे। होपफुली आपने वो कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो फटाफट से सुन लो एकदम जल्द से जल्द। देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा, कैक्टस एक डेजर्ट प्लांट है। ठीक है, कैसा प्लांट है, डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट को हम कहते हैं जीरोफाइट। ठीक है, जेरिक कंडीशन मतलब ड्राई या फिर डेजर्ट वाली कंडीशन, फाइट मतलब प्लांट। तो कैक्टस एक टाइप का जीरोफाइट है। जीरोफाइट है तो इसको अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी को होल्ड करना है, मतलब वाटर लॉस को इसको प्रिवेंट करना है। कोई भी प्लांट जिसके पास नॉर्मल लीफ होगी, तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है लीफ का, स्टोमेटा बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं इस लीफ पे। अगर आप इस प्लांट को डेजर्ट में जाके लगाए होगे, ठीक है, तो हो सकता है एक दिन में ना टिके, इसकी डेथ हो जाए शाम तक। क्यों? क्योंकि इसमें एडॉप्टेशन ही नहीं है। ये डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने के लिए बना ही नहीं है, तो आप इसको कैसे ग्रो करा दोगे ऐसी लीफ वाले प्लांट को? तो कैक्टस के अंदर क्या होता है बेटा, लीफ जो है वो कांटे बन जाते हैं। तो अगर आपने कभी कैक्टस देखा है तो उसके ऊपर छोटे 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 पतले पतले क्या देखे होंगे आपने, कांटे देखे होंगे। एक्चुअल में ये कांटे मैंने थॉर्न्स में क्यों नहीं पढ़ा दिए, क्योंकि ये स्टेम नहीं है, ये लीफ है। तो कैक्टस के ऊपर आपको जो कांटे दिखते हैं वो कैक्टस की लीफ है। अब सर कांटे लीफ बन गए हैं मतलब वुडी हो गए हैं। वुडी मतलब एकदम पैने हो गए हैं, पतले हो गए हैं और ग्रीन नहीं बचे हैं। लीफ नॉन ग्रीन हो गई है, क्लोरोफिल है ही नहीं लीफ में। इसका मतलब अब लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी। तो कैक्टस प्लांट सर्वाइव कैसे करता है सर? तो कैक्टस प्लांट सर्वाइव ऐसे करता है कि कैक्टस की जो स्टेम है ना वो ग्रीन हो जाती है, और कैक्टस की स्टेम जो है वो चपटी होती है और ग्रीन हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइलोक्लैड। ठीक है, फाइलोक्लैड याद रखना है। फाइलोक्लैड क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। एग्जाम्पल हो गया ओपुंशिया, जिसको कैक्टस भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो कैक्टस या ओपुंशिया performs the stem in cactus or opuntia performs photosynthesis, इसीलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फाइलोक्लैड। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा किसके ऊपर, वो जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अगली स्लाइड पे डायग्राम रखा हुआ है, तो अब आप खुद पहचानो, जरा खुद पहचानो, आपको समझ में आएगा। कुछ में तो ऑलरेडी लिख दिया, चेक करो। ऑफसेट मतलब यहाँ पर क्या भरा होगा, यहाँ पे भरा होगा पानी, वाटर। वाटर हाइसिंथ का एग्जाम्पल, ये एक वाटर हाइसिंथ, ये दूसरा वाटर हाइसिंथ, और पानी के अंदर क्या रन कर रही है, इसकी स्टेम रन कर रही है, जिसको क्या लिखा हुआ है, ऑफसेट। राइट, चलो अगला देखो। ये भी पहचान गए होगे आप अभी तक, क्या है ये बताओ, दिस इज ग्रास। ग्रास के अंदर ये क्या रन कर रहा है, दिस इज रनर। ठीक है, ये भी पहचान गए होगे। स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल है, यहां पर क्या हो गया, यहां पे दिस इज सॉइल। तो इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पे सॉइल के अंदर रन कर रही है स्टेम, यहां पे सॉइल के ऊपर रन कर रही है स्टेम। गॉट इट? अब देखो ये बेटा बनाना का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको होपफुली यहाँ पर सकर दिख रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये बनाना की स्टेम हो गई, ये मेन प्लांट था, पेरेंट प्लांट। यहाँ पे क्या हुआ, अंडरग्राउंड पार्ट है बेटा स्टेम का,
ठीक है, जिसको लिखा हुआ भी है अंडरग्राउंड स्टेम। और यहाँ से जो ग्रो कर रहे हैं, ये छोटे छोटे प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं, ये बड़े भी हो जाएंगे बाद में, इनको बोला जाता है सकर। क्या बोलते हैं इनको हम? सकर। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी इनमें से नोट्स नहीं समझ में आ रहे कि क्या बनाने हैं, तो एक काम तो जरूर कर लो कि इनके एग्जाम्पल्स लिख के आगे नाम लिख लो कि अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर होता है पोटैटो, राइजोम होता है जिंजर, ठीक है, बल्ब होता है अनियन, रनर होता है ग्रास, ऑफसेट होता है वाटर हाइसिंथ, स्टोलॉन होता है स्ट्रॉबेरी, सकर होता है बनाना या पाइनएप्पल। ठीक है, उसके बाद टेंड्रिल में क्या आ जाता है बेटा आपका एग्जाम्पल? गार्ड फ्रूट्स, उसके गार्ड प्लांट्स। उसके बाद क्या आ जाएगा? थॉर्न्स में आ जाएगा सिट्रस और बोगनविलिया। फाइलोक्लैड में आ जाएगा क्या? ओपोन्शिया या कैक्टस। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये वाला डायग्राम। अब बेटा स्टेम का जितना भी टॉपिक था एनसीईआरटी का, आपको पेंसिल लेके एक बारी एनसीईआरटी में स्टेम पढ़ लेना है। आप फील करोगे कि स्टेम टॉपिक कितना आसान लग रहा है अब आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं स्टेम से रिलेटेड। तो देखो, स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर एंड टर्मरिक, ठीक है, इन तीनों की स्टेम में क्या चीज़ कॉमन है? मॉडिफाइड, आर मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। क्या है, रेस्पिरेशन करते हैं? नहीं। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं, वो तो कैक्टस में पढ़ा था। स्टोर फूड, यस। ठीक है, इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये फूड को स्टोर करते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट, नहीं, सपोर्ट होता तो अबव द ग्राउंड होता। तो तीनों में, इसलिए तो खाते हैं तीनों को हम। ये मैंने आपको रूट में हिंट दिया था, ठीक है, कि स्वीट पोटैटो में भी फूड स्टोर है। तो हम खा रहे क्यों क्यों खा रहे हैं हम उनको? क्योंकि स्टार्च स्टोर है, खाना है इसके अंदर। ठीक है, इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। तो अभी तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में कि बोगनविलिया में थॉर्न्स किस चीज की मॉडिफिकेशन है? तो थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है आपको क्या? इन गार्ड एक्सिलरी बड्स डेवलप्स स्पाइरल कॉइल स्ट्रक्चर। देखो समझ में आया कुछ? एक्सिलरी बड से क्या बन रहे हैं? स्पाइरल कॉइल स्ट्रक्चर। अगर आपको एग्जांपल नहीं भी याद तो स्पाइरल कॉइल स्ट्रक्चर से पहचान पाओगे क्या थॉर्न की बात हो रही है, टेंडल की बात हो रही है, ऑफसेट की बात हो रही है कि सकर की बात हो रही है? टेंडल की बात हो रही है। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग फ्लैशी सिलेंड्रिकल। देखो फ्लैशी क्यों? क्योंकि बेटा अंदर वाटर स्टोर है, जेली लाइक फ्लूइड स्टोर होता है। जैसे एलोवेरा में जेल स्टोर है तो फ्लैशी बोलते हैं इसी स्टेम को। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन ओपोन्शिया आर मॉडिफाइड। तो कितना आसान सवाल पूछ लिया कि मॉडिफिकेशन किस चीज की है ये? तो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। बहुत आसान सवाल है हमारे लिए। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें से कौन सी स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है? पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। फ्लैटन स्टेम ऑफ ओपोन्शिया अभी पढ़ा ये है। ठीक है, पिक्चर इन निपेंथस ये हमको नहीं पता है क्योंकि नहीं पढ़ा है, तो हम शक की नजरों से देख सकते हैं। बट फिर भी ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो उसके लिए मैंने क्वेश्चन पिक किया है। थॉर्न्स इन सिट्रस ये भी पता है, पक्का है। एंड टेंड्रिल्स इन क्यूकुम्बर ये भी है, इसके एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन में बेशक ही हमको जो एक्चुअल आंसर है उसके बारे में अभी नॉलेज नहीं थी क्योंकि अभी तक मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया नहीं। ठीक है, ये लीफ की मॉडिफिकेशन है। लीफ हमारा अगली क्लास का टॉपिक है, लीव की मॉडिफिकेशन। लेकिन फिर भी सर फिर आपने ये क्वेश्चन हमको क्यों दिया? ये क्वेश्चन क्यों रखा आपने? क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि बेटा बिना आंसर जाने भी आपके पास जितनी नॉलेज है उससे अगर क्वेश्चन के अंदर एलिमिनेशन लग रहा है कि मैंने एलिमिनेट कर दिया कि ये तो पक्का है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी स्टेम है पक्का आंसर नहीं हो सकता, ये भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर कौन सा होगा हमारा? सेकंड। ठीक है, ये एक अप्रोच है बेटा एमसीक्यू सॉल्व करने की, राइट? एक अप्रोच है। इसीलिए इस चैप्टर में मैं एमसीक्यूज ले रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि आपको बेटा किसी भी चीज से ज्यादा जरूरत मॉर्फोलॉजी चैप्टर में स्पेशली किस चीज की है? कॉन्फिडेंस की। कि आपको जितना बताया गया, जितना आपको मालूम है उस पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अपनी नॉलेज का एप्लीकेशन जिस दिन आप सीख जाओगे ना, उस दिन बाकियों से कई गुना ज़्यादा आप अपने आप को क्या मानोगे? बेहतर महसूस करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस होगा अपनी नॉलेज पे कि मैं तो अपना क्वेश्चन इसी नॉलेज से जो मुझे मिली है सर से, इसी नॉलेज से मैं सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, दुनिया की सारे एग्जाम्पल्स आप याद नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बट स्टिल ये वाला क्वेश्चन देखो हमने सॉल्व करा। नेक्स्ट देखते हैं चलो। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। ठीक है, फिर से क्या बोल रहा है? एडिबल, एक तो एडिबल मतलब खाने लायक, और दूसरा अंडरग्राउंड स्टेम। देखो दूसरा एग्जाम्पल भी वही है, ये तो खैर हम कर ही चुके हैं। कैरेट हो गया, ठीक है, स्वीट पोटैटो हो गया। ग्राउंड नट के बारे में आपको बताया नहीं मैंने, लेकिन आपको एक बात कंफर्म है, अपनी नॉलेज पे भरोसा है कि सर ने जो पढ़ाया वो सही है
और हम मैंने जो पढ़ा जितनी नॉलेज है वो सफिशिएंट है। तो आपको याद होगा कि अंडरग्राउंड स्टेम में पोटैटो पढ़ाया गया और एडिबल है, खाने लायक होता है पोटैटो, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा, किसी और पे हमको टेंशन लेनी नहीं। नेक्स्ट देखो, स्टेम डेवलप्स फ्रॉम डैश ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। देखो जरा, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे कौन से पार्ट ऑफ एम्ब्रियो से बनता है, रेडिकल, प्लीम्यूल, पेडिसेल या निमेटोफोर्स? तो ऑब्वियसली बात है प्लीम्यूल आंसर हो गया। आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लैटन स्ट्रक्चर विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो कह रहा है पतला स्ट्रक्चर बन गया चपटा, जो फोटोसिंथेसिस करता है किसमें, स्टेम में। कुछ पता चल रहा है, चपटा स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर जो स्टेम में फोटोसिंथेसिस करता है, आंसर इज ओपोन्शिया। ठीक है, डैश आर द रीजन ऑफ द स्टेम दैट बियर्स लीफ। कौन से रीजन है जिन पे लीफ आती है? तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट स्टेटमेंट है नोड्स। नोड्स आर द रीजन ऑफ द स्टेम दैट बियर्स लीफ। ठीक है, तो हमने इसके एमसीक्यू भी कर लिए और ये टॉपिक आपका स्टेम पूरा प्रिपेयर हो गया है। इसके नोट्स अच्छे से बनाओ। ठीक है, एनसीईआरटी को पेंसिल लेके रीड करना। एनसीईआरटी में अब फिलहाल जो बचा है और जो पिछली एनसीईआरटी में भी था, ठीक है, और जो आपके काम आ सकता है इन फ्यूचर, आपको बिल्कुल भी लो कॉन्फिडेंस फील ना हो आगे जाके कोई भी ऐसा एग्जाम्पल सुनकर कि स्टेम से कभी इवोल्यूशन में एग्जाम्पल आ गया या कहीं एग्जाम्पल आ गया। इसलिए मैंने आपको सफिशिएंट जितना भी आपके नोट्स में होना चाहिए वो दे दिया है। ठीक है, अब अगली क्लास में बेटा हम लीफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विच इज़ अ टाइप ऑफ शूट, विच इज़ अ टाइप ऑफ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, वेजिटेटिव शूट या रिप्रोडक्टिव शूट, तो आप मुझे बताओगे। ठीक है, तो ये अगली क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीफ। तब तक आप पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।